हेलो दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज की इस वीडियो में हम इसे बताने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद से ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आप भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सी मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी। इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है तुर्की और रूस के बीच, ऑप्शन बी में दिया गया है यूनान और पोलैंड के बीच, ऑप्शन सी में दिया गया है तुर्की और हंगरी के बीच, ऑप्शन डी में दिया गया है हंगरी और पोलैंड के बीच। तो आप सभी को बता दें कि एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी, जो दो देशों के बीच में हुई थी। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी बता दें कि आप चाहते हैं कि कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप के साथ साथ एक वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है जिसका नाम है www.questionforexam.com। तो आप मेरे वेबसाइट पे भी जाके क्वेश्चन के साथ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड करके वहाँ पे आप अपना ऑनलाइन टेस्ट भी देख सकते हैं और साथ ही वहाँ पे क्विज खेलकर स्टडी करके आप अपने मैट्रिक एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप। हम आप सभी को पहले वाले क्वेश्चन के माध्यम से बता ही दिए हैं कि एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में अगला सवाल है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। आज सभी को मालूम होगा कि मेजनी का जो संबंध था ना वो कार्बोनरी नामक संगठन से था। तो ये जो संगठन बना था वो 1810 ईस्वी में बना था। तो आपसे मैट्रिक एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेजनी का संबंध जो कार्बोनरी संगठन था ना उस संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो क्वेश्चन का सही जवाब 1810 हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित कर दिया गया था। इसके लिए भी आपको चार ऑप्शन मिलेंगे आपके मैट्रिक एग्जाम में कि आखिर यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब घोषित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप, यानी 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया था। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ये आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2016 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था मैट्रिक एग्जाम में कि आखिर चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप, इंग्लैंड में। उसके बाद में अगला सवाल है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोपवासियों के लिए अर्थात यूरोप में रहने वाले सभी वासियों के लिए वह कौन ऐसा देश था जिसका साहित्य एवं ज्ञान विशेष प्रेरणादायक रहा। ठीक है, तो वो जो देश का नाम है वो यूनान है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप, यूनान। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ना वो कब हुई थी। तो इसके लिए आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं। चारों ऑप्शन में से जो बिल्कुल सही जवाब है वो 1870 ईस्वी हो जाएगा, क्योंकि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ना वो 1870 ईस्वी में हुई थी। और इसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। इसके लिए आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बता दें कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन करने वाले बिस्मार्क हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया था। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि जालवेरिन कैसी संस्था है। ये जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज में पड़ जाते हैं।
क्योंकि जितने भी स्टूडेंट जहाँ पे भी पढ़े होंगे इसका आंसर अलग अलग पढ़े होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि क्रांतिकारी होगा, व्यापारी होगा, विद्वान होगा या पादरी एवं सामंतों की होगा। तो आज सभी को बता दें कि जालबेरिन जो संस्था थी ना वो व्यापारियों की संस्था थी, एक व्यापारियों की संस्था थी जिसका नाम पड़ा था जालबेरिन। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप। जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 10 में कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थ्री। ऑप्शन डी में दिया गया है बिस्मार्क। आज सभी को मालूम होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ही जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप, नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, यानी गैरिबाल्डी पेशा से क्या था? इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे मैट्रिक एग्जाम में कुछ इस प्रकार से, सिपाही, किसान, जमींदार और डी में मिलेगा नाविक। तो आज सभी को बता दें कि गैरिबाल्डी का जो पेशा था ना वो नाव चलाना था। तो नाव चलाने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? तो नाविक बोलते हैं। तो अगर आपके मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब नाविक लिखेंगे आप। बहुत सारे किताब में सिपाही पे दिया है, कहीं पे किसान, कहीं पे जमींदार दिया गया है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन गलत है। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा नाविक। उसके बाद में अगला सवाल है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने कौन से पद पे पदासीन किया था अर्थात नियुक्त किया था? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है सेनापति पद, फ्रांस के राजदूत, ऑप्शन सी में दिया गया प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में दिया गया है गृह मंत्री। तो आज सभी को बता दें कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। क्वेश्चन का सही जवाब प्रधानमंत्री अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन 13 में कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? अगर आप यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो उसमें जितने भी युद्ध हुए हैं तो सबका विरोधी बना है ऑस्ट्रिया नामक एक मुल्क। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में कौन सा विरोध कर रहा था? तो पहला है इंग्लैंड, तो इंग्लैंड तो विरोध कर नहीं रहा था। दूसरा था रूस, तो दूसरा तो इटली और जर्मनी के एकीकरण का तो सपोर्ट करने वाला था। उसके बाद में ऑस्ट्रिया है, उसके बाद में प्रशा है। तो यहाँ पे इटली और जर्मनी के एकीकरण में जो विरोधी बन के खड़ा था ना वो ऑस्ट्रिया था। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, ऑस्ट्रिया। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है? पिछले वाले क्वेश्चन में ही हम लोग जान चुके हैं कि आखिर मेजनी का जो संबंध था वो किस संगठन से था। आज सभी के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिप हेटारिया से, ऑप्शन डी में दिया गया है डायट से। आज सभी को मालूम होना चाहिए कि मेजनी का जो संबंध था ना वो फिलिप हेटारिया नहीं बल्कि कार्बोनरी से था। बहुत सारे किताब में फिलिप हेटारिया दिया गया है लेकिन यह आंसर गलत होगा। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कार्बोनरी संगठन से। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस जो देश है, फ्रांस जहाँ पे एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं। आप सभी तो ऑब्जेक्टिव में ही जानते ही होंगे। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो जीके में याद किए होंगे कि कौन ऐसा देश है जहाँ एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं। तो उस देश का नाम क्या है? तो फ्रांस है। तो यहाँ पे हमारा सवाल में पूछा गया है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना यानी पुनः उससे फिर से स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे 4 वंश का नाम दिया गया है। पहला है हैब्सबर्ग आर्लिया वंश, ऑप्शन सी में दिया गया है बुर्बो वंश, ऑप्शन डी में दिया गया है जार शाही वंश। तो आज सभी को मालूम होना चाहिए कि फ्रांस में बुर्बो वंश शासन की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बुर्बो वंश हो जाएगा अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आप सभी को बता दें कि इटली और जर्मनी जो 2 नामक के मुल्क है, दोनों देश है ना, वो अभी के समय में कौन से महादेश के अंतर्गत आते हैं? जैसे आप सभी को मालूम होगा कि हमारा देश जो हिंदुस्तान है जिसमें हम लोग रहते हैं ना, यह मुल्क एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। लेकिन हमसे पूछा गया है इटली और जर्मनी
वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है कि उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी में दिया गया है दक्षिण अमेरिका, उसके बाद मिला है यूरोप, ऑप्शन डी में दिया गया है पश्चिमी एशिया। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो यूरोप महादेश हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन 17 में कि सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? आज सभी को मालूम होगा कि सेडान में एक बहुत ही बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें 2 देश आपस में लड़ रहे थे अपनी एकीकरण करने के लिए, अपने देश का एकीकरण करने के लिए, यानी अपने देश को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए 2 देश आपस में घमासान युद्ध कर रहे थे, जिस युद्ध का नाम पड़ा था सेडान का युद्ध। तो ये जो युद्ध हुआ था ये कौन कौन देश के बीच हुआ था? पहला ऑप्शन में दिया गया है प्रसा और ब्रिटेन के बीच, ऑप्शन बी में दिया गया है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ऑप्शन सी में दिया गया है फ्रांस और प्रसा के बीच, ऑप्शन डी में दिया गया है प्रसा और रूस के बीच। तो आज सभी को बता दें कि सेडान का जो युद्ध हुआ था ना वो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, फ्रांस और प्रसा के बीच। उसके बाद में अगला सवाल है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है कि फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का, ब्रिटेन का और डी में दिया गया है तुर्की का। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि किस देश का हंगरी का पूर्ण आधिपत्य था, तो वो था ऑस्ट्रिया, क्योंकि हंगरी जो था वो ऑस्ट्रिया के अधिकार में था। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑस्ट्रिया लिखेंगे। कई बार मैट्रिक एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हंगरी की राजधानी कहाँ थी, तो हंगरी की राजधानी कहाँ थी, तो बुडापेस्ट थी। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि हंगरी की भाषा क्या थी, तो हंगरी की जो भाषा थी ना वो मैग्यार थी। आज सभी को याद रखना होगा कि हंगरी की भाषा मैग्यार थी, उसकी राजधानी कहाँ थी, तो बुडापेस्ट थी। उसके बाद में अगला सवाल है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड में एक विद्रोह किया जा रहा था जिसको किसने कुचल दिया था? पहला से मिला है कि रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस ने। तो आज सभी को बता दें कि पोलैंड में एक जो विद्रोह हो रहा था ना उसे रूस के सम्राट ने कुचल दिया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा, तो रूस हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आज सभी को बता ही दिए पिछले वाले क्वेश्चन में कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग सेडान का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो सेडान एक जगह का नाम है जहाँ पे 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था। तो मैट्रिक एग्जाम में अगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सेडान होगा। कब हुआ था, तो 1870 ईस्वी में हुआ था। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इसका दूसरा जो चैप्टर है जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, तो समाजवाद एवं साम्यवाद से भी आगे आने वाली पार्ट में हम लोग 1 से लेकर ज़्यादा नहीं मात्र 20 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो इस चैप्टर के इस 20 क्वेश्चन के अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में नहीं आएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब चाहते हैं कि जिस PDF से हम आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इसका PDF डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है और साथ ही www.questionforexam.com नामक वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है। तो आप चाहे तो आप मेरे वेबसाइट तथा ऐप में जाके ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, वहाँ पे क्विज भी खेल सकते हैं और साथ ही ढेर सारे PDF अपने मैट्रिक एग्जाम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे ऐप में जाके अच्छी तरीके से स्टडी करके आप अपने मैट्रिक एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।